सभी को रामो का नमस्कार। आज के इस लेसन में आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जिसके थ्रू आपकी बहुत सारी लर्निंग इन्हांसमेंट होने वाली है। तो ध्यान से, इत्मीनान से लेसन को फॉलो करें और मैं बिना समय लेते हुए क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि x अगर सिंपल इंटरेस्ट है y पे और y सिंपल इंटरेस्ट है z पे और रेट, परसेंट और टाइम दोनों केसेस में बराबर है, सेम है, तो बताना है एक्स वाई जेड में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको दिया है कि जो एक्स है वो सिंपल इंटरेस्ट है वाई पर। ठीक है, रेट और टाइम ये कह रहा है दोनों में बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये आर टी परसेंटेज जो यहाँ पर होगा, यही तो होता है रेट और टाइम का प्रोडक्ट, आर टी परसेंटेज, राइट। ठीक है, इसको आप कंबाइंड ऐसे लिख सकते हो के परसेंट। ये दोनों में सेम है, तो अगर ये दोनों केसेस में सेम है, यहाँ पर उसने बोला है कि y जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है किस पे, z पे है, और यहाँ भी k परसेंट लग रहा है। और आपको यहाँ पर बताना क्या है कि x, y और z में रिलेशन क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि जो x होगा आपका वो k परसेंट ऑफ y हो जाएगा, ठीक, और y जो होगा आपका वो आपका k परसेंट ऑफ z होना चाहिए। अब देखिए k परसेंट का क्या मतलब है। k का मतलब मैंने इस्तेमाल किया सिंपली कि जब रेट और टाइम दोनों सेम है दोनों केसेस में, तो उनका प्रोडक्ट परसेंटेज जो देगा वो दोनों केस में बराबर होगा। फॉर एग्जांपल आपको 5% है, 10 ईयर्स की बात हो रही है, तो दोनों केसेस में यहाँ पर जो नेट बनेगा वो क्या बनेगा, 50% और 50%। इसी की बात यहाँ पर की जा रही है कि x जो है k परसेंट ऑफ y है, y आपका k परसेंट ऑफ z है। यहाँ पर आप y यहाँ रख दो तो आपकी x की जो वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें क्या करना है, x y z में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, तो हमें k को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से आप अगर देखें तो k परसेंट आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से k परसेंट आपको मिल जाएगा x अपॉन y, और यहाँ से आपको k परसेंट क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको y अपॉन z। दोनों को आप बराबर कर दें तो x अपॉन y आपका आ जाएगा y अपॉन z के, और यहाँ से y स्क्वायर की जो वैल्यू है वो x z के बराबर आ जाएगी, जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ इस सवाल को करने का। दूसरा तरीका देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान से समझें। हम क्या करेंगे ना, देखो जैसे ऐसे कर सकते हैं कि हमने y को कह दिया कि 2 है, y अगर 2 है और लेट से हम k को मान लेते हैं, k मतलब कुछ भी मान सकते हैं ना। ऐसे हम करते हैं कि हमारा ऑप्शन में वेरीफाई करना है, तो मैंने कहा कि जो इंक्रीज़ है वो लेट से 50% मान लेते हैं। ठीक है, रेट और टाइम का प्रोडक्ट 50% है, तो आप खुद देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 का 50% 1 हो गया, यानी x आपका 1 हो गया, y आपका 2 है। y अगर आपका 2 है जो कि 50% है z का, z कितना होगा आपका 4 होगा। तो देखो x आपका 1 आ गया, y आपका क्या आ गया 2, और z आपका आ गया 4। अब देखो यहाँ पर इनमें कौन सी रिलेशनशिप होल्ड करेगी, ट्रू। आप कहोगे एक्स स्क्वायर वाई जेड के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। वाई स्क्वायर एक्स जेड के बराबर है, यस। जेड स्क्वायर एक्स वाई के बराबर है, नो। एक्स वाई जेड 1 है, नो। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन। चाहे आप ऑप्शन पुट करके देख लें या फिर आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लें, दोनों में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 2 बैंक्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4। मतलब इंटरेस्ट का जो रेशियो है, सिंपल इंटरेस्ट के रेट्स का जो रेशियो है दो बैंक्स में, वो 5:4 है। ए पर्सन वांट्स टू डिपॉजिट हिज टोटल सेविंग इन 2 बैंक्स इन सच ए वे दैट ही रिसीव्स इक्वल हाफ ईयरली इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ। तो कह रहा है वो अमाउंट इस तरह से डिपॉजिट करना चाहता है इन बैंक्स में कि उसको दोनों बैंक से बराबर हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिले। तो बताना है ही शुड डिपॉजिट द सेविंग इन द बैंक ए एंड बी इन विच रेशियो, कि ए और बी में सेविंग का रेशियो क्या होना चाहिए, किस अमाउंट को डिपॉजिट करें। इसका रेसिप्रोकल होगा 4:5। लॉजिक समझा देता हूँ। देखो सिंपल सा, मैं आपसे अगर बोलूँ कि जो अमाउंट है ए और बी का, है ना, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो ए और बी में, लेट से वो आप कह दो कि वो अमाउंट है ए और बी, ठीक है, जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैं कह देता हूँ कि लेट से यहाँ का आर ए है और यहाँ का आर बी है। अगर आपने इक्वल टाइम पीरियड लिया है, इक्वल टाइम पीरियड की आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप इक्वल टाइम पीरियड की बात करोगे दोनों अमाउंट के लिए, तो चाहे वो सीआई का केस हो या फिर वो एसआई का केस हो, दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ठीक है, एक सीआई का केस होगा, एक एसआई का केस होगा।
लेकिन यहाँ पर जब बात की जा रही है, आप देखो ध्यान से, ये सिंपल इंटरेस्ट की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करोगे तो अगर आपने टाइम पीरियड को सेम रखा, ठीक है, तो आपको मालूम है कि जो अमाउंट आपका बनता है, ये ए अमाउंट यहाँ पर है, ये बी अमाउंट मेरे पास यहाँ पर है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये बनेगा RAT% और ये आपका बनाएगा RBT%, सपोज करिए। ये दो जो है एडिशन हो जाएंगे एज ए इंटरेस्ट। आप मुझे बताओ कि अगर ये दोनों बराबर हैं, तो ये बराबर हैं तो क्या होगा आपका कि जो RAT% आपका आएगा ऑफ ए, ये बराबर होना चाहिए RBT% ऑफ बी का, क्योंकि मैंने क्या बोला, टाइम पीरियड अगर सेम लिया आपने, टी और टी कैंसिल होगा, परसेंटेज दोनों में आ रहा है, ये भी गायब हो जाएगा। RA और RB का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, आपका अमाउंट्स के इन्वर्स रेशियो में होगा। ये तो बहुत लंबा तरीका मैंने आपको समझाया है, ठीक है। आप खुद बता दो कि जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हो तो क्या होता है, समथिंग परसेंटेज ऑफ समथिंग निकालते हो कि नहीं निकालते हो, यही तो करते हो आप। यहाँ पर रेट और टाइम का प्रोडक्ट आ जाता है, समथिंग परसेंटेज ऑफ समथिंग, यहाँ पर आपका जो भी प्रिंसिपल होता है या जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो आ जाता है। आप कह रहे हो कि और ये वैल्यू आपको ये भी मालूम है कि ये Y% ऑफ X के बराबर होती है, ठीक है। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप कर रहे हो, टाइम आपने सेम रखा है, तो अगर आपको ऐसा कुछ सिनेरियो बनाना है जिसमें ये इंटरेस्ट इस इंटरेस्ट के बराबर हो, जहाँ पर आपको इसका रेशियो प्रोवाइडेड है, इस अमाउंट का रेशियो आपको दे दिया इन्होंने कि ये वैल्यू आपका 4:5 है मान लिया, तो अगर ये 4:5 है तो इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे तो ये 5:4 होना चाहिए, तभी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो वही कहानी है, यहाँ 5:4 दिया हुआ है x और y का रेशियो, तो y और x का रेशियो क्या होगा, 4:5 होगा, या वाइस वर्सा, जो भी पूछ रहे हैं वो बता दो आप, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट में जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ रेट और टाइम के प्रोडक्ट पे निर्भर करता है, साथ ही साथ बेस पे निर्भर करता है। अगर टाइम प्रोडक्ट सेम हो गया तो टाइम का भी रेलेवेंस नहीं रह गया, टाइम कांस्टेंट हो गया। अब क्या डिफरेंस बचा कि RA% A का और RB% B का ये बराबर है, तो ये बराबर तभी होंगे जब जो यहाँ पर इनके बेसिस हैं उनका रेशियो और जो रेट्स हैं उनका रेशियो रेसिप्रोकल में हो। आसान है, 4:5 आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अरुण बोरोड ए सम ऑफ मनी फ्रॉम जयंत एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 4 years, 10% per annum for next 6 years and 12% per annum for period beyond 10 years. If he pays a total of 12,160 as interest only at the end of 15 years, how much money did he borrowed? देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, यहाँ पर अलग अलग स्लैब हैं, तो अलग अलग स्लैब के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ज़रा उस स्लैब्स को समझते हैं। देखिए स्लैब क्या कह रहा है कि अगर जो है बात हो रही है पहले 4 साल की, राइट, तो यहाँ पहले 4 साल की अगर बात होगी तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है वो लगने वाला है 8% पर एनम का, ठीक है। फिर बात हो रही है कि अगर नेक्स्ट 6 years की बात होगी तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। उसके बियॉन्ड अगर हम बात करेंगे फॉर द पीरियड बियॉन्ड 10 years, अब 4 साल यहाँ हो गया, 10 साल यहाँ हो गया, तो आप कह रहा है कि ये 10 साल हो गए, 10 साल के बाद अगर ग्रेटर देन 10 years की कहानी होगी तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो लगने वाला है 12% पर एनम। यहाँ जो स्टोरी दी हुई है वो कितने सालों की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है 15 years की, यानी 15 सालों की बात कर रहा है। तो 15 सालों की अगर बात करेंगे तो पूरा का पूरा 4 years यूटिलाइज होगा, पूरा का पूरा 6 years यूटिलाइज होगा। यहाँ 4 लिख रहा हूँ, यहाँ 6 लिख रहा हूँ। यहाँ ग्रेटर देन 10 कितना साल है, 5 ही साल है, 5 years, 15 years का मसला है टोटल। तो टोटल जो इंटरेस्ट होगा देखो 4 × 8 32% यहाँ से हो गया, सिंपल इंटरेस्ट की कहानी है सर। फिर 6 × 10 ये आपका 60% इंटरेस्ट हो गया, 5 × 12 ये आपका 60% इंटरेस्ट हो गया। टोटल जो इंटरेस्ट आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे ना, ये सारे इंटरेस्ट किस पे निकलेंगे, प्रिंसिपल पे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो कैलकुलेशन होती है वो ओरिजिनल वैल्यू पे होती है, जो सम बोरो किया गया वहाँ पर शुरुआत में। तो 152% आ गया। यहाँ पर ध्यान से देखना कि 152% जो आपका इंटरेस्ट मिला वो किसके बराबर दिया हुआ है, वो दिया है 12,160 के बराबर। तो आपको 100% निकालना है। साफ साफ दिख रहा है कि ये कुछ 8 टाइम्स जाने से काम बनेगा। 1% आप देखो कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, राइट।
एक्चुअली में 8 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है आपको, सिंपली मार्क करना है कि 8000 राइट आंसर होगा। मल्टीप्लाई करना है तो करके देख लो, 150 टाइम्स 8 अगर आप निकालने गए राइट, तो आपको मिलेगा कितना 1200 प्लस 16, 1216 मिल जाएगा। 8 से शुरुआत होगी, कम्प्लीटली डिवाइड भी हो रहा है, तो यहाँ पर 8000 आंसर होगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आपको बस समझना है, यहाँ पर गलती ये ना करें कि ये टोटल टाइम बस देखो और देखो कौन कितने कितने स्लैब में जा रहा है, 4, 6, 5 और तो टोटल सम कर लिया, आंसर सीधा आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें आपको। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इक्वल सम्स हैं जो लेंट किए जा रहे हैं एक ही टाइम पर, 8% और 7% पर एनम का इनको सिंपल इंटरेस्ट लगाया गया। ठीक है, जो फॉर्मर है, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला जिसको 8% पे दिया गया है, उसकी रिकवरी 6 महीने पहले हो जाती है लेटर में, बाद वाले से। तो देखो यहाँ पर फॉर्मर और जो लेटर है वो कन्फ्यूज़न आपको ना हो कि कोई भी दो सम्स ऑफ मनी है, जैसे लेट से मैं कह देता हूँ एक्स और वाई है थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ इसको 8% का सिंपल इंटरेस्ट लगाया गया है, यहाँ ये सिंपल इंटरेस्ट आपका 7% का है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दोनों केसेस में, जैसे एक चीज़ और दिया है कि यहाँ पर जो टाइम लगने वाला है आपको, ठीक है, यहाँ पर अगर टाइम आपको t ईयर्स लग रहा है तो यहाँ पर t माइनस 0.5 ईयर्स लग रहा है, क्योंकि 6 महीने पहले की बात कर रहा है। द फॉर्मर इज़ रिकवर्ड 6 मंथ्स अर्लियर, मतलब इसको 6 महीने पहले रिकवर कर रहे हैं बाद वाले से। तो कह रहा है दोनों केसेस में जो अमाउंट है वो बराबर होता है, दोनों केसेस में जो अमाउंट आया आपका वो बराबर आया, और वो भी अमाउंट उन्होंने दे रखा है कि दोनों केसेस में जो अमाउंट आपको मिलेगा वो 2560 और 2560 मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के तरीके तो बहुत हैं, पर मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि इतना आसान सा सवाल है कि इसका बी ऑप्शन ही होगा, इसके अलावा कुछ सही नहीं हो सकता है। मैंने कैसे कैलकुलेट किया है मैं आपको बताता हूँ क्विकली, फिर मैं आपको नॉर्मल तरीके में तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको फाइनल अमाउंट दिया हुआ है तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन बना के आप मज़े से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को ऐसे स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकते हो। देखिए मेरा आपसे एक सवाल है कि जो एक्स और वाई अमाउंट इन्वेस्ट हुए हैं ये इक्वल हैं कि नहीं है। यस, दे आर इक्वल। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इनिशियल अमाउंट है वो इक्वल है। ठीक है, बराबर सम इन्वेस्ट किया गया है। अब अगर फाइनल अमाउंट भी बराबर है तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, इनिशियल और फाइनल अमाउंट अगर बराबर हैं, राइट, इनिशियल और फाइनल अमाउंट अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो नेट इंटरेस्ट का प्रोडक्ट टाइम के साथ होगा वो भी बराबर होना चाहिए। ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पर मैं अगर इस टाइम पीरियड जो भी मेरा यहाँ जाने वाला है t माइनस 0.5, इस टाइम को मैं थोड़ी देर के लिए कह दूँ टी फॉर्मर और ये टी लेटर कह दूँ, तो आप सिंपल सा कहोगे कि देखो 8% इंटू TF जो होगा मेरा, क्योंकि देखो इनिशियल अमाउंट बराबर है, ये बराबर होना चाहिए 7% ऑफ TL, राइट। तभी क्या होगा, इनका जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा, प्रोडक्ट बराबर होगा तो इनिशियल वैल्यू अगर x है तो बराबर वैल्यू जो भी 2560 आ रही है, यहाँ पर हम रेट और टाइम का प्रोडक्ट ही लिखते हैं ना, तो जब ये दोनों बराबर आएंगे यहाँ पर भी और दूसरे केस में भी, तभी अमाउंट बराबर आ सकता है। तो यहाँ से आपको TF और TL का रेशियो मिल जाएगा, फॉर्मर वाला टाइम और लेटर वाला टाइम, कि ये 7:8 में होंगे। देखिए ये सब चीज़ें आप डायरेक्ट लिख पाओगे, जैसे आपको रेट दिखा, ठीक है, इनिशियल अमाउंट बराबर है यानी बेस बराबर है। अब रेट अगर 8 और 7 है लेकिन आपको सिंपल इंटरेस्ट बराबर करना है, करना ही पड़ेगा ना। आप मुझे बताओ कि अगर इनिशियल अमाउंट x है, फाइनल अमाउंट y है, दो केसेस में इनिशियल अमाउंट x है, फाइनल अमाउंट y है, तो इसका मतलब यही तो होगा ना कि उन दोनों में इंटरेस्ट भी बराबर है। इंटरेस्ट अगर बराबर है तो रेट और टाइम का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, रेट और टाइम का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए, भले ही वो इंडिविजुअली अलग अलग हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ अगर ये 8 इंटू टाइम है, ये 7 इंटू टाइम है, तो जो टाइम रेशियो होगा, अगर ये रेशियो 8:7 है तो टाइम रेशियो 7:8 होगा। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। फिर आप कहोगे कि देखो मुझे ये पता है कि अगर टाइम रेशियो 7:8 है, लेकिन आप कहोगे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0.5 आवर्स का है, सॉरी आवर्स नहीं करना चाहिए, 0.5 ईयर्स का है, 6 मंथ्स का है, ठीक है, 0.5 ईयर्स का है। तो आप कहोगे ये जो डिफरेंस रेशियो के फॉर्म में है वो 1 के बराबर है,
जो कि आप कह रहे हो 0.5 के बराबर है। तो अगर ऐसा होगा तो जो 7 वाला टाइम है वो करस्पॉन्ड करेगा 3.5 को, और जो 8 वाला टाइम है वो किसको करस्पॉन्ड करेगा, 4 को, क्योंकि सबको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अब देखो, आप कहोगे 3.5 और 4 वाले तो दो ऑप्शंस हैं, ए बी है बी भी है, तो आपने बी कैसे मार्क किया? ठीक है, ये भी मैं बताता हूँ। बी मैंने कैसे मार्क किया, क्योंकि देखिए फाइनल वैल्यू भी मुझे मालूम है। ठीक है, तो अगर मुझे ये टाइम मिल गया कि 3.5 ईयर्स और 4 ईयर्स में मेरा क्वांटिटी ये हो रहा है, ठीक है, आप मुझे बताओ कि अगर मेरी क्वांटिटी 2560 हो रही है, 2560 हो रही है, और यहाँ पर टाइम की वैल्यू 4 आई, तो 4 × 7 कितना हो गया आपका 28%। आपसे मेरा एक सवाल है कि ये वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू साफ साफ दिख रही है 2000 होगी। 2000 को 28% से बढ़ाओगे आप तो 560 का इंक्रीज आएगा, जो 2560 बनाएगा। इस तरह से बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको कि जो कुछ मैंने आपको अभी तक समझाया है, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना, जब मैंने ऑप्शन मार्क किया था तो मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया था। जो मैंने किया था वो ज़रा सीखें, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है, देखिए एक चीज़ तो मुझे ये आइडेंटिफाई है कि भाई 8% है, 7% है, मुझे आर और टी का प्रोडक्ट सेम रखना है। तो मुझे आर और टी का प्रोडक्ट अगर सेम रखना है, तो ये अगर 8% है, ये 7% है, तो क्लियरली मैं यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो ये 56 हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि देखो यहाँ 7 और 8 में डिफरेंस 1 आ रहा है, लेकिन मुझे कितना चाहिए 0.5 का। टाइम में डिफरेंस 1 नहीं चाहिए, टाइम में डिफरेंस 0.5 का चाहिए। तो मैं कहूँगा एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई हाफ हाफ करो ना। आप कहोगे 8 को 3.5 से मल्टीप्लाई करो और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अगर दोनों में मैं एक 2 का फैक्टर हटा दे रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो प्रोडक्ट नहीं बदलेगा, ये अब भी ये प्रोडक्ट सेम होगा। तो ये 3.5 और 4 बना। 3.5 और 4 बनने के बाद 2000 देखना मुश्किल नहीं है ना, क्योंकि वो तो बहुत आसान है कि 2000 ही होगा, जो 28% इंक्रीज़ हो गया मुझे 2560 देने वाला है। ठीक है, बहुत ही आसान था। इस तरह से क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत नंबर क्रंचिंग आपके बहुत काम आने वाली है ना, ये नंबर्स में चीज़ों को सोचना, प्रोडक्ट बराबर लाना है तो उसको करके देखना बहुत आसान है। धीरे धीरे करके आप एक्सपर्ट हो जाओगे इस चीज़ में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सम अमाउंट वाज लेंट एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 1 year 6800 is repaid and the rest amount is repaid at 5% per annum. If the second year's interest is 11/20 of the first year's interest, find what amount of money was lent out. समझते हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुछ अमाउंट है जो 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से इशू किया जाता है, लेंट किया जाता है, उधार दिया जाता है। 1 साल के बाद 6800 रीपे हो गया, और जो रेस्ट अमाउंट है उसको रीपे करने के लिए कह रहे हैं कि 5% पर एनम पे रीपे किया जाएगा, मतलब 5% पर एनम का इंटरेस्ट बाकी के अमाउंट में लगेगा। फिर कह रहे हैं जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो 11/20 है पहले ईयर के इंटरेस्ट का। तो आपको बताना है कि कितना मनी लेंट आउट किया गया। समझते हैं इसको। आप जरा ध्यान से समझो कि 6% का अगर आपने किसी भी अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट लगाया 6% का, तो अगर वो अमाउंट कुछ भी था, लेट्स से यहाँ पर x था, तो ये 1.06x बन जाएगा, राइट? 1.06x बना। फिर आप कह रहे हो कि जो इस सिनेरियो में दूसरे केस में क्या हुआ कि इसमें 1.06x जो है अमाउंट, इसमें 6800 अमाउंट रीपे कर दिया गया, तो इतना अमाउंट बाकी हो जाए। अब कह रहा है इस अमाउंट पे आपको 5% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, राइट? सो 5% का जो इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो वो इंटरेस्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो। वो क्या हो जाएगा आपका 5% ऑफ 1.06x माइनस 6800। अब ये इंटरेस्ट कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू, ये इंटरेस्ट कह रहा है दिस इज इक्वल टू 11/20 ऑफ पहले साल का इंटरेस्ट, जो कि क्या था 6% ऑफ x था। ये पहले साल का इंटरेस्ट था 6% ऑफ x। यहाँ से आप देखो 5% को क्या मैं 1/20 लिख सकता हूँ? यस। तो ये 20 और 20 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? कैंसिल हो जाएगा। फिर आप कहोगे यहाँ पर जो 1.06x है, 1.06x है,
और ये 6% ऑफ x का मतलब हुआ 0.06x। मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो ये बचेगा -0.66x। और ये जो वैल्यू है आपकी, दैट विल बी इक्वल टू 6800। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए आपको। सो 0.04x जो होगा आपका वो 6800 के बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 17,000, जो कि आपको कैलकुलेट करना था कि कितना होगा, वो आपका 17,000 हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास दम नहीं है, आपको बस अंडरस्टैंड यही करना है कि मुझे क्या लिखना है, कि क्या बाकी बचा हुआ है मेरा अमाउंट जो मुझे रीपे करना है। ठीक है, और उसके हिसाब से ये इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बहुत छोटी सी है, इसमें बहुत ज़्यादा अपडेशन की कोशिश ना करें, है ना। जितनी क्लैरिटी होगी आप उसको उतना जल्दी लिख सकते हो इक्वेशन को। जैसे एक तरीका और भी था, आपको अगर डेसिमल में डील नहीं करना है यहाँ पर, तो इसको मैंने 5% लिखा था, ध्यान से देखना, 5% लिखा था। इसको आप 11/20 ही रहने देते, और 20 से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाता 100%, जिसका मतलब होता है 1। ठीक है, बात वही है, आपके पास वैल्यू अब भी वही बचती। तो कुल मिला के जैसे भी आपको कैंसिलेशन करना है आप करो, है ना। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान सा सवाल है, तो इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग ना ही लगाएं तो बेहतर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित लेंट सम मनी टू मोहित एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मोहित लेंट द इंटायर अमाउंट टू बिरजू ऑन द सेम डे एट 8.5% per annum. In this transaction, after a year, Mohit earned a profit of ₹350. Find the sum of money lent by Sumit to Mohit. काफ़ी आसान सवाल है, 10,000 आंसर है। कैसे, मैं समझाता हूँ। ओरली ही करना है इस सवाल को, कि देखिए सुमित ने क्या किया ना, मोहित को अमाउंट दिया, फिर कह रहा है कि ये 5% पर एनम पे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे समझो कि जब सुमित मोहित को अमाउंट पे कर रहा है ना, तो वो मोहित से 5% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है। ठीक है, मोहित को इतना पे करना पड़ेगा सुमित को। तो मैं अगर ऐसे कहूँ तो मैं कहूँगा मोहित जो है एक सेम अमाउंट पे 5% का इंटरेस्ट पे करेगा सुमित को, लेकिन मोहित ने पूरा का पूरा अमाउंट बिरजू को दे दिया 8.5% पे, राइट। ठीक है, तो 5% ये यहाँ पे कर रहा है, लेकिन बिरजू से अमाउंट ले रहा है। तो अब इस प्लस को हटा देते हैं। अब जरा ऐसे समझो कि ये दे रहा है, तो ये 5% तो इसको देना है, और यहाँ पर ये 8.5% गेन करेगा उसी अमाउंट पे, तो बेस सेम हो गया। नेट ये कितना गेन कर रहा है, आप कहोगे 3.5% गेन कर रहा है नेट। ये जो वैल्यू है वो कह रहा है कि उसका नेट प्रॉफिट बनाएगा, यही तो गेन ही प्रॉफिट कहलाता है। ये 350 के बराबर हो गया। तो अगर ये 350 के बराबर हो गया तो आप खुद ही देख लो, यहाँ से 1% आपका कितना हो गया। आपका सिंपल समझ लो कि अगर 3.5% 350 के बराबर है, तो आपका जो 100% हो गया वो अमाउंट कितना हो गया, 10,000 हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, 10,000 आंसर आ गया। इसमें कहीं कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, सेम बेस पे वैल्यूज़ हैं। CISI का ऐसा कोई ख़तरनाक कॉन्सेप्ट नहीं इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ आपको ये समझना है कि जब सेम अमाउंट पे वो कुछ पे कर रहा है, कुछ गेन कर रहा है, तो नेट निकल जाएगा। परसेंटेज सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, वहाँ से इक्वेट करके आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर्सन क्लोजेज हिज अकाउंट इन एन इन्वेस्टमेंट स्कीम बाय विड्रॉइंग ₹10,000. 1 year ago he had withdrawn ₹6,000. 2 years ago he had withdrawn ₹5,000. 3 years ago he had not withdrawn any money. How much money had he deposited approximately at the time of opening the account 4 years ago with the annual simple interest is 10%. करेक्ट पर्सन ने क्या किया है, अपना एक इन्वेस्टमेंट स्कीम वाला अकाउंट था, वो 10,000 रुपये निकाल के अभी उसको क्लोज कर दिया। फिर कह रहा है 1 साल पहले उसने 6,000 रुपये विड्रॉ किया था, 2 साल पहले उसने 5,000 रुपये विड्रॉ किया था, 3 साल पहले उसने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया था। कह रहे हाउ मच मनी हैड ही डिपॉजिटेड अप्रॉक्सीमेटली एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट 4 years ago इफ द एनुअल सिंपल इंटरेस्ट इज 10%। मैं जा रहा हूँ ना t = 0 पे, t = 0 पे मान लेता हूँ कि x अमाउंट डिपॉजिट हुआ था,
अब देखो हर एक अमाउंट की कहानी लिखूँगा। ये जो 10,000 जो कि 4 साल के अंत में विड्रॉ हुआ और स्कीम ख़त्म हो गई, इसकी t=0 पे वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे ये होगा 10,000 डिवाइडेड बाई 1.2। क्यों भाई? क्योंकि 10% है 4 साल का, सॉरी 1.4, ठीक है। फिर आप कहोगे जो अमाउंट पेमेंट हुआ, 1.4 क्यों लिखा मैंने, समझ रहे हो आप? 10% से 4 साल में 40% का इंटरेस्ट लगेगा, तो 10,000 अपॉन 1.4 रिवर्स आ रहा है, ठीक है। फिर लिखा है 1 साल पहले आपने 6,000 विड्रॉ किया था, तो ये 6,000 जो होगा इसको 1.3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 ईयर्स 30%। 2 ईयर्स अगो उसने 5,000 विड्रॉ किया था, तो ये बनाएगा 5,000 अपॉन 1.2। और कह रहा 3 ईयर्स अगो उसने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया था, तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो ये कुल मिला के कहानी बनी। तो ये हो गई आपकी t=0 पे जो अमाउंट विड्रॉल है और जो अमाउंट बोरोड था उसका इक्वेशन। क्योंकि 10,000 विड्रॉ करने के बाद लोन ख़त्म हो गया था, तो मतलब ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अब देखो x की वैल्यू आपको इतना तो पता है ना कि 1/14 अगर निकालते हैं तो ये क्या आती है, आपको ध्यान है कि नहीं? 7.14 समथिंग। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 7140 आएगा। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि आगे क्या नंबर आता है, काम का नहीं है आपके। 7140 रफली आएगा। आप यही कहोगे कि आपका जो एरर मार्जिन है वो 1 से 9 तक है, मतलब ये वैल्यू जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0, ये हो सकता है 1, 1 हो या 2 हो या 3 हो या वॉट एवर, ठीक है। रफली 714, आगे नहीं पता तो उसको मैंने 0 लिख लिया। फिर आपका ये 6,000 अपॉन 1.3 है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। क्या आपको मालूम है कि 1/13 कितना होता है? 1/13 आपका 4.65 के आसपास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लिख दो 4650। फिर से कहानी वही है, इसको मैं 0 लिख रहा हूँ, जो भी थोड़ी बहुत एरर होगी वो 1 to 9 के बीच में होगी, वो चलता है, ठीक है। फिर आपकी अगली वैल्यू है वो है 5/12। देखिए 5 अगली वैल्यू है आपकी 5/12। सो आपको यहाँ भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वैल्यू होती है 1/12 आपकी 8.33% होती है। सो अगर आप 5/12 निकालने गए तो ये 41.66% आता है। सो 4166 के आसपास हो गया। आपको देखना क्या है कि आप अगर इस वैल्यू को लेके चलते हो तो आप किसके करीब पहुंचने वाले हो। आप कहोगे देखो यहाँ 140 है, यहाँ 650 है, ये मिला के 790 देगा, और 790 में अगर मैं 160 जोड़ने जाऊँगा, राइट, तो ये वैल्यू आपकी मिल जाएगी 950 समथिंग, 956, ठीक है। क्योंकि आपका 790 में आप 166 जोड़ रहे हो, सो ये 956 बना रहा है। और साथ ही साथ ये वैल्यू देखना आप 7, 4, 11 एंड 4, 15। सो वैल्यू जो बन रही है वो 15,900 समथिंग बन रही है, जो कि कहीं नहीं दिया हुआ है। तो आपने जो आपका एरर मार्जिन था ना, ये 1 से 9 और 1 से 9 का लगभग आखिरी डिजिट जो कि हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों में 1 to 9 कुछ भी हो सकता है। तो वर्स्ट केस में इसकी वजह से कितना गैप आ सकता है? 18 का। लेकिन जो वैल्यू निकल के आई 15,900, उसमें अगर 18 प्लस माइनस कर भी लो तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आंसर नन ऑफ दीज ही होगा यहाँ पर, और कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक सम ऑफ मनी पे 4% पर एनम 2 ईयर्स, 6% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, 8% पर एनम फॉर बियॉन्ड 6 ईयर्स। तो देखो बहुत आसान सवाल है, ऐसा सवाल हमने पहले भी किया हुआ है कि पहला 2 साल 4% यानी 8% लगेगा टोटल, अगला 4 साल 6% लगेगा यानी 24% लगेगा। फिर हमारे पास टोटल ईयर्स कितने हैं? 9 साल हैं, तो 3 साल और हैं। और कह रहा है कि 6 साल के बियॉन्ड जो इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम है, तो ये भी 8 3 कितना हो गया? 24, 48 एंड 8, ये हो गया आपका 56% इंटरेस्ट हो गया, जो कि 1120 के बराबर है। साफ साफ दिख रहा है कि 20 आएगा 1%, 1% अगर 20 आएगा तो जो सम होगा वो आपका 2000 होगा सीधा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि a certain sum of money is invested at an interest rate of 5% per annum and a second sum twice as large as first is invested at 5.5% per annum. The total amount of interest earned from the two investments together is rupees 1,000 per year and the interest is withdrawn every year. The second sum invested is,
देखिए पूरी कहानी क्या है, ये कह रहे हैं कोई भी सर्टेन सम है उस पर 5% पर एनम का इंटरेस्ट लग रहा है। फिर कह रहे हैं अगर ये x है तो ये आप सम दूसरा सम है 2x, उस पर 5.5% का इंटरेस्ट लग रहा है। और कह रहे हैं जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल वो निकल जा रहा है, मतलब बाकी जो बच रहा है वो प्रिंसिपल ही है ना, तो उससे खैर कोई मतलब नहीं है। तो फिर कह रहा है कि दोनों से जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, मिला के इंटरेस्ट जो है वो 1000 रुपीज़ पर ईयर है। आप मुझे बताओ ये 5% ऑफ एक्स है, ये आपका क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 11% ऑफ एक्स? एक ही बात है। 5.5% का इंटरेस्ट 2x पे इज इक्विवेलेंट टू 11% ऑफ एक्स। सो 11% ऑफ एक्स यहाँ 5% ऑफ एक्स, इन दोनों को अगर कंबाइन कर लूँ इंटरेस्ट में तो ये बन जाएगा 16% ऑफ एक्स। मैंने कुछ किया नहीं, दोनों इंटरेस्ट का बेस सेम कर दिया है ताकि ऐड कर पाऊँ उनको। ये वैल्यू आपको दी है 1000, अगर ये वैल्यू 1000 दी है, मुझे निकालना क्या है सेकेंड सम, यानी मुझे 2x निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं 2 यहाँ खींच लूँ 2x, तो ये बन जाएगा 1000/8, और 1000/8 सबको मालूम है 125 होता है। परसेंटेज का सिंबल मैं भूल गया हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे जहाँ शुरुआती डिजिट मैच करेंगे वही आंसर सही होगा, 0 भूल जाओ। एनीवेज अगर आपको ध्यान हो परसेंटेज 1/100 होता है, तो यहाँ पर ये 1/100 लगा सकते हो आप, तो ये 2 zeros और आ जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा 12500। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, कोई परेशानी आपको इसमें होनी नहीं चाहिए थी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर मनी इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹12,000 एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम एंड अनदर अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 20% पर एनम। द टोटल इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ 1 year and the total amount invested became 14% per annum. Find the total amount invested. तो इसमें क्या है कि टोटल कुछ अमाउंट था, टोटल उसका कुछ पोर्शन 10% पर एनम पे इन्वेस्ट हुआ, और दूसरा जो अनदर अमाउंट है, इसमें देखिए क्या हुआ है कि जो 12,000 का अमाउंट है वो 10% पे इन्वेस्ट हो गया, और एक दूसरा अमाउंट है जो कि पता नहीं है x मान लो, वो 20% पे इन्वेस्ट हो गया। आप कह रहा है कि जो टोटल इंटरेस्ट इनसे मिल रहा है, देखो यहाँ से 10% मिल रहा है, यहाँ से 20% मिल रहा है, लेकिन कंबाइंड जो इंटरेस्ट मिला वो कह रहा है वो 14% पर एनम मिला एक साल के अंत में। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से मुझे 14% मिल रहा है। मिक्सचर्स में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आप एलिगेशन से लगाओगे तो यहाँ 6% आएगा, यहाँ 4% आएगा, यानी ये वैल्यू 3:2 में आई, ठीक है। बहुत ही आसान है, 10 मिला, 20 मिला, 14 मिला, तो ये आपका 3:2 में आया। अब पूछ कर रहा था फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड क्या है? आप कहोगे जो 3 पार्ट्स है ना, ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? 12 को। तो जो 1 पार्ट होगा वो 4 को करस्पॉन्ड करेगा, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर 4 हो गया। 3 पार्ट 12 को कर रहा है, 1 पार्ट 4 को करेगा, 4 मल्टीप्लायर हो गया। तो टोटल पार्ट जो है 5, ये 5 × 4 यानी किसको करस्पॉन्ड करेगा? 20 को। 20,000 आंसर हो गया, जो कि है ए ऑप्शन, क्योंकि टोटल 5 पार्ट्स हैं। 5 × 4 20 हो गया, 20,000 आंसर हो गया, ठीक है। एक्चुअली में मल्टीप्लायर आपका 4K है, इसलिए वो 0 में भूल गया, जानबूझ के भूल गया ताकि मुझे डिजिट्स मैच करनी है। तो 12,000 है तो बाकी का वैल्यू आपका निकल जाएगा। अगर ये आपसे पूछ रहा होता तो ये भी निकाल सकते थे कि 3 पार्ट्स 4,000 मल्टीप्लायर है, तो 4,000 × 2 आपका कितना हो जाता? 8,000, 8K, ठीक है। आसानी से निकल जाता ये भी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन इन्वेस्ट ₹3965 इन द नेम्स ऑफ हिज 3 डॉटर नीता, सीता, गीता इन सच ए वे दैट दे गेट द सेम अमाउंट आफ्टर 2, 3 and 4 years. If the rate of interest is 5% per annum, then the amount invested for Neeta, Sita and Geeta is. तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड करिए आप कि अगर आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझे तो ये क्या कर रहे हैं कि नीता है, सीता है और गीता है। सो इनके लिए क्या कर रहे हैं कि इस तरह से अमाउंट इन्वेस्ट किया है एक मैन ने, जिसके पास टोटल था 3965, मतलब उसको उसने डिवाइड किया होगा। नीता, सीता, गीता के लिए इस तरह से इन्वेस्ट किया कि यहाँ 2 साल बाद, यहाँ 3 साल बाद और यहाँ 4 साल बाद, मतलब जो अमाउंट उसने नीता के लिए इन्वेस्ट किया, जो अमाउंट उसने सीता के लिए किया, जो अमाउंट उसने गीता के लिए किया, वो 2, 3, 4 सालों के बाद बराबर ही रहते हैं, मतलब इनको बराबर अमाउंट मिलता है, x x x। तो हमें बताना क्या है कि उसने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया नीता, सीता, गीता के लिए,
वो क्या था। आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर मैं नीता को बोलूं कि ए अमाउंट इन्वेस्ट किया, सीता को बी किया और गीता को उसने सी अमाउंट किया, आप मुझे बताओ कि जो 2y है यानी 2 साल का इंटरेस्ट है, 2 साल का इंटरेस्ट है, ये 3 साल का इंटरेस्ट है, ये 4 साल का इंटरेस्ट है, तो इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो जो इंटरेस्ट यहाँ पर है I1 बोलता हूँ, इसको I2 बोलता हूँ, इसको I3 बोलता हूँ, तो I3 क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, I2 क्या होगा, सबसे बीच में होगा, I1 क्या होगा, सबसे कम होगा। यानी नीता को सबसे कम इंटरेस्ट मिला है, तब भी अमाउंट सबसे बराबर है। इसका मतलब नीता की जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया वो ज़्यादा होगा। कुल मिला के ये कहानी होगी। अगर फाइनल अमाउंट सबके बराबर है सर, तो नीता सबसे कम टाइम में उतना ही अमाउंट अटेन कर लेती है, तो नीता का जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वही ज़्यादा होगा कि इंटरेस्ट भले ही कम मिला है, राइट, बट शी इज़ इक्वल टू ऑल ऑफ दिस। सिमिलरली बीच में कौन होगा, सीता को जब बी अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है उसमें उसको इंटरेस्ट भी दोनों के बीच में मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू भी इन्वेस्टेड बीच में होगी, और ऐसे करके एक ऑर्डर मिलेगा, ए बी सी से बड़ा, ए बी से बड़ा होना चाहिए, बी सी से। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो केवल ए ऑप्शन ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बी और सी तो नहीं कर रहे हैं, तो या तो ए करेक्ट होगा या नन ऑफ दीज होगा, ए नहीं होगा तो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कहीं पर। ठीक है, कि अब मैं बी और सी को क्यों रिजेक्ट कर पाया, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि मुझे जो अमाउंट चाहिए नीता सीता गीता के वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। एक ही ऑप्शन था, यहाँ पर वो ऑर्डर ब्रेक हो रहा था, 30 से 60 बढ़ रहा है, 1262 1320 बढ़ रहा है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो गया, नन ऑफ दीज। अब आप कहोगे कि कौन सा सही है बताओ, तो जी देखिए क्या करेंगे ना, इसको चेक कर लीजिए ऑप्शन आप जाके सीधे। जैसे नीता है 5% फॉर 2 ईयर्स, तो ये आपका कितना हो गया, आपको हो गया 5% फॉर 2 ईयर्स यानी 10%, 5% फॉर 3 ईयर्स यानी 15%, 5% फॉर 4 ईयर्स यानी 20%। चेक कर लो, ये हो गया 1380, ये हो गया 1320, ये हो गया आपका 1265, है ना। तो इसको भी चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि समय बर्बाद कर दो पूरा, चेकिंग में ही सारा समय निकल गया आपका, है ना। तो देखिए चलिए वैल्यू चेक करते हैं, कैसे करोगे। यहाँ 10% यानी 138 जुड़ जाएगा, 138 अगर आप यहाँ पर जोड़ते हो 380 में अगर आपने 138 जोड़ा तो 518 हो जाएगा, तो ये 1518 बनेगा। यहाँ 15% निकालेंगे तो ये 132, 10% हुआ, फिर इसका हाफ, तो ये हुआ आपका 66। तो ध्यान से देखो ये वैल्यू कितनी है आपकी 198। अब अगर 198 मैंने जोड़ा यहाँ पर 1320 में, तो ये वाली जो वैल्यू देखिए ऐसे भी दिख रहा है कि बराबर है, इवन ये ना लिखें तो भी काम चलेगा। कैसे, तो यहाँ पर ऑलरेडी इनके बीच में 60 का गैप है, ये 60 से ज़्यादा है, यानी इसमें मुझे 60 ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। देखो ये 138 है, ये 198 है, 60 ज़्यादा जोड़ रहे हैं तो बराबर ही आ जाएगा, ये ना लिखो चलेगा। यहाँ पर देखो ये क्या है 1265, इन दोनों को अगर ध्यान से हम देखें आपस में, इन दोनों को, तो 35 और 80, सॉरी 35 और 20 यानी 55 का गैप है, ये 55 ज़्यादा है, तो इसका जब मैं 20% निकालूंगा तो मैं देखूंगा कि क्या ये गैप फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो आपको अगर 20% अगर मुझे निकालना है तो 126.5, 126 253 आ जाएगा ये, यानी यहाँ पर कितना जुड़ रहा है 253। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ 198 जुड़ रहा है, यहाँ 198 प्लस 55 जुड़ रहा है, तो वो जो 55 की कमी थी वो इसमें जुड़ रही है, तीनों अमाउंट क्या होंगे, बराबर ही तो आएंगे। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो बेहतर है यहाँ ऑप्शन चेक किया जाए जब हम ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर ले जाते हैं। तो आप कहोगे मान लिया हम ऑर्डर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, सारे ऑप्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, तब क्या करेंगे। तो उस पर भी चलिए बात कर लेते हैं कि उस केस में आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पर आप कहोगे कि ये तो वैल्यू है 10%, ये वैल्यू है 15% और ये वैल्यू कितनी है आपकी 20%। तो यहाँ पर देखिए जब अमाउंट्स बराबर हैं, अमाउंट्स लिखता हूँ मैं, 1.1A बनेगा यहाँ से आ जाएगा 1.15B, यहाँ से आ जाएगा 1.2C, ये बनेगा आपका। A B C अमाउंट लिया तो X 1.1A, 1.15B, 1.2C। ये करने के बाद अब मुझे ABC का रेशियो लिखना पड़ेगा, रेशियो निकल जाएगा तो टोटल वैल्यू पता है, इंडिविजुअल वैल्यूज़ भी मैं निकाल पाऊँगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर कैसे करेंगे इसको।
राइट। इसको आप ऐसे कर सकते हो कि आप ए की जो वैल्यू होगी ना, जब भी ऐसा होता है, सो ए और बी और सी का जो रेशियो होता है ये ऐसा होता है 1/1.1, ये रेशियो में आपको पढ़ाया जाएगा, 1/1.15, 1/1.2, ठीक है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखो 110, ये लिख जाता है 115, ये हो जाता है आपका 120, 5 से डिवाइड कर लेते 22, 23, 24। अब जब हम एलसीएम लेने जाते तो इसको 23 इंटू 24 से मल्टीप्लाई होता है, राइट। मैं तीनों 22 इंटू 23 इंटू 24 से लेट से मल्टीप्लाई कर देता, राइट। सो अगर मैं ऐसा करूँगा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा यहाँ पर क्या आएगा, देखो 22 से तो कैंसिल हो जाएगा, 23 इंटू 24 मेरा आएगा, तो ये होगा 23 का स्क्वायर प्लस 23, सो 529 प्लस 23, है ना। ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 552। आसानी से समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक वैल्यू को 23 इंटू 24 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 22 इंटू 23 इंटू 24। तो पहले केस में मेरा 23 इंटू 24 आएगा, 23 इंटू 24 जब मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तो 529 प्लस 23 बना, जो आपका हो गया 552। तो मैं इसकी जगह हटा के लिख रहा हूँ 552, ठीक है। फिर देखिए ये वैल्यू है 23, यहाँ पर 23 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 22 इंटू 24, तो ये आपका है 23 स्क्वायर -1, राइट। 23 प्लस 1 23 माइनस 1, सो 528, 29 माइनस 1 आपका 528 बनाता है, ये मैंने लिख दिया। तीसरी वैल्यू है जो कि आएगी आपकी 24 कैंसिल होगा, ये 22 इंटू 23 आएगी, तो ये वैल्यू आपकी कितनी है, ये 506 है आपका, 484 प्लस 22, यानी ये हो गया आपका 506। अब देखिए इसको फर्दर रिड्यूस कर लो आप, है ना, 2 से डिवाइड ही कर दो पूरा। अगर आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 276 हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू देखो 264 हो जाएगी, ये वैल्यू 253 हो जाएगी, राइट। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, जो भी मैंने आपके सामने लिखा है। अब देखिए हम क्या करेंगे ना, इसका सम निकालेंगे। ये 76 और 64 140 बनाएगा, और ये 53 और जुड़ जाएगा, तो ये 193 हो गया, ये टोटल हो जाएगा 793। 793 आपका किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 3965 को कर रहा है। मल्टीप्लायर यहाँ से देखो 5 आ गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 3965 आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये 7 लेस है 800 से, 7 इंटू 5 ये 35 लेस होगा 4000 से, 5 मल्टीप्लायर हो गया। सारे नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो ध्यान से आप, ये आपका कितना बनेगा, 200 इंटू 5 मान लिया आपने किया तो आपका 1000 बनेगा, 76 इंटू 5 किया 380 बनेगा, 1380। 264 इंटू 5 आपने किया तो ये बना आपका सीधा सीधा 1000, 64 इंटू 5 320, 1320। 253 है आपके पास, इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, 1000 प्लस 53 इंटू 5 265, 1265। तो उससे भी आंसर निकल आएगा। जो करना है आप करिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आंसर आना चाहिए। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन चेकिंग बता दिया, और आपको पूरा निकालना भी सिखा दिया, है ना, सब चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन बोरोज ₹4000 एट 20% कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पेड बैक ₹1500। हाउ मच अमाउंट शुड ही पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज। देखो ध्यान से, t=3 पे बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। सो आप ऐसे कर लो, आप कहोगे देखो यहाँ वैल्यू कितनी है 4000, तो t=3 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 का होल क्यूब, है ना। और देखो 4000 इंटू 1.2 होल क्यूब कैसे लिखोगे आप, ये हो गया आपका 4000 इंटू 1.2 का होल क्यूब क्या होता है 1.728, मल्टीप्लाई कर लो, 17 इंटू 4 कितना हुआ 68, 28 टाइम्स 4 कितना होगा 112, सो 6912 आ गया आपका ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके। अब ये जो 6912 है t=3 पर मैं इक्वेट कर रहा हूँ, देखो लिख रहा है 1500 उसने हर साल के अंत में पे किया,
तो जो उसने t इज इक्वल टू 1 पे किया 1500, ध्यान रखना, वो 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, इंटू 1.2 होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक 1500 उसने पे किया होगा t इज इक्वल टू 2 के अंत में, वो t इज इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगा, इंटू 1.2, प्लस आखिरी में पूछ रहा है कितना पे करे कि लोन ख़त्म हो जाए, यही x है जो निकालना है। आखिरी में 1500 नहीं दिया, पूछ रहा है आखिरी में कितना दे तीसरे साल के अंत में कि लोन ख़त्म हो जाए। तो ये हो गया 6912। ये वैल्यू ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो पहले तो 1500 इंटू 1.2 आपका क्या हो गया 1800, तो मैंने 1800 माइनस किया, ये क्या है आपका ये आप ऐसे कर सकते हो 1500 इंटू 1.2 इंटू 1.2, ये हो गया 1800 इंटू 1.2, ये हो गया 1800 प्लस 360 माइनस 2160, राइट, माइनस 2160। तो देखिए इसको अगर मैं कंबाइन कर लूँ तो ये हो गया 3960, राइट, 3960। अब अगर मुझे निकालना है कि क्या आंसर होगा, सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से चलूँगा पहले। सो 12 पे पहुँचने के लिए मुझे कितना चाहिए, मुझे 52 चाहिए, सॉरी 52 चाहिए। 12 पे पहुँचने के लिए मुझे 52 चाहिए, बाकी को दिमाग ही मत लगाओ, अंत में 52 ए ऑप्शन में ही आ रहा है। एनीवेज 29 और चाहिए होगा, सब्ट्रैक्ट करके देख लो, क्योंकि 4000 12 पे आप पहुँचोगे जब 52 और जोड़ोगे तो 4000 और चाहिए, है ना, तो सॉरी 2000 और चाहिए, तो 2952 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी ईच बोरोड इक्वल सम फॉर 3 years एट 5% सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली। एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट बी हैज़ टू पे ₹76.25 more than A. The sum borrowed and the interest paid by A is। काफ़ी आसान सवाल है। देखिए 3 साल में 5% सिंपल और 5% कंपाउंड, तो कह रहा है कि जो B का रीपेमेंट है वो 76.25 ज़्यादा है। कुल मिला के कहानी ये CI/SI का डिफरेंस है, एक CI पे है एक SI पे है। 5% के केस में जो डिफरेंस होता है ना वो 0.7525% होता है, 0.7625% होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ ध्यान रखने के लिए। 5% के केस में 3 साल के CI/SI का डिफरेंस ये होता है, और ये डिफरेंस दिया हुआ है 76.25 के बराबर। 1% यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है किसके बराबर हो गया, 100 के। 1% 100 के बराबर हो गया, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपका जो 100% आएगा वो आपका आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि 10,000 करेक्ट होगा, लेकिन अब पूछ क्या रहा है आपसे, देखो वो पूछ रहा है कि इंटरेस्ट ए ने कितना पे किया। ए आपका 15% इंटरेस्ट पे करेगा क्योंकि SI पे है, तो SI पे 5% 3 बार 15% होगा। 15% अगर आप 10,000 का निकालते हो तो 1500 आएगा ना, ये ऑप्शन हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ ईच ₹43,892 इज लेंट टू 2 persons फॉर 3 years। इक्वल अमाउंट है, अमाउंट भी दिया हुआ है 43,892, उसको 2 लोगों को 3 साल के लिए दिया गया, लेंट किया गया। वन एट द रेट ऑफ 30% SI एंड सेकेंड एट द रेट ऑफ 30% CI। एक 30% SI पे है, एक 30% CI पे है। बताना है बाय हाउ मच % द CI इज ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 3 years ड्यूरेशन। CI SI से कह रहे हैं कितना % ज़्यादा है, तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि CI SI से कितना % ज़्यादा है, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो देखो इसके कई तरीके हैं करने के। एक तो तरीका आप मुझे बताओ कि CI माइनस SI आप 3 years का लिख सकते हो क्या। 3 years का कैसे लिखते हो आप, वो होता है 3 इंटू CI माइनस SI फॉर 2 years, ऐसे करके चलता है ना कुछ कहानी, राइट, प्लस R% ऑफ CI SI माइनस SI फॉर 2 years। तो बहुत लंबा तरीका है सर, आपको ये पता है कि नहीं कि CI माइनस SI फॉर 3 years अगर मैं लिखता हूँ और इसको मैं CI माइनस SI फॉर 2 years से डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू 3 पॉइंट क्या आएगी, यहाँ 30% और 3.3 आएगी। जैसे ही आपने ये चीज़ लिखी कि ये वैल्यू 3.3 आने वाली है, CI माइनस SI फॉर 2 years भी मालूम है आपको, वो कितना है आपका, वो 30% के केस में क्या होगा, 9% होगा। इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि वो 9% होगा। तो CI माइनस SI फॉर 3 years अगर मैं लिखूँ यहाँ पर
तो इनका डिफरेंस होगा 9 इंटू 3.7, राइट। ये हो गया आपका 29.7। ध्यान से देखना, तो CI और SI का डिफरेंस हो गया 29.7%, और साथ ही साथ जो SI आपका है वो 90% हो जाएगा। CI माइनस SI फॉर 3 ईयर्स, अगर 29.7% का क्या मतलब हुआ कि CI SI से 29.7% ज़्यादा है, पर मुझे परसेंटेज चेंज चाहिए यहाँ पर, ये आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज मत मार्क कर देना, इन दोनों में मुझे परसेंटेज चेंज चाहिए, राइट। तो आपको हो गया ये निकालना है मुझे कि एक्चुअली 29.7 90 का कितना परसेंट है। 29.7 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 90। तो आपको हो गया 90 अगर मेरे पास एक वैल्यू है और इसका मैं अगर 33% निकालता हूँ तो मुझे मिलता है 29.7। कैसे, देखो ना आप 30% निकालोगे तो 27 आएगा और ये आपका 2.7 29.7 बनाएगा, तो 33% इसका आंसर हुआ। एक तरीका तो ये हुआ। लंबा तरीका अगर आपको लग रहा है तो आप परेशान मत हो, लंबा है नहीं। कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि भाई परसेंटेज पे फिर से परसेंटेज क्यों निकाल रहे हैं। क्वेश्चन ही कह रहा है ना कि CI SI से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो अगर ये 90 है तो ये 29.7 ज़्यादा है, तो 29.7 90 का कितना परसेंट है। या आप 100 से स्टार्ट कर लेते और 3 बार अगर आप 30% लगाओगे ना तो आप पहुँचोगे आप पहुँचोगे 219.7 पे पहुँचोगे आप। 30% 3 बार लगा लो, यहाँ पहुँचोगे आप। और फिर यहाँ पर जो SI है आपका वो 90 है, SI 90 है और CI अगर आप यहाँ पर अपना देखते हो तो ये 119.7 है। तो आपको कहोगे CI SI से कितना ज़्यादा है ये निकालना है अगर, तो आपको देखना है कि 90 जो है और ये 119.7 है, कितना ज़्यादा है। 29.7 आया जो कि 33% है। जैसे भी मर्जी करे लगा लो, आंसर ये है। ठीक है, मैंने कोशिश करी आपको हर तरीके से समझा दूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिताजी हैं, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी 2 बच्चों के बीच में A और B में डिवाइड करी। A ने इन्वेस्ट कर दिया अपना अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे 8% पर एनम की दर से, B ने इन्वेस्ट किया अपना अमाउंट 10% पर एनम की दर से सिंपल इंटरेस्ट पे। 2 साल के अंत में B को जो इंटरेस्ट मिला वो A के इंटरेस्ट से 1336 ज़्यादा है। फाइंड द शेयर ऑफ A इन द फादर्स प्रॉपर्टी ऑफ 25,000। 25,000 रुपये में हमें बताना है कि A का शेयर कितना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, A का शेयर निकालना है तो इसको आप X मान लो, तो B का शेयर हो गया 25,000 माइनस X। अब देखो A ने क्या किया है, A ने 8% CI पे इन्वेस्ट किया है 2 साल के लिए और B ने 10% SI पे इन्वेस्ट किया है 2 साल के लिए। 2 साल में ये इंटरेस्ट कितना देगा 20%, ये इंटरेस्ट कितना देगा 8% से 16.64%। 8% वाला केस हम पहले भी कर चुके हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 16.64% आ गया। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होगी वो होगी 20% ऑफ दिस, राइट। ध्यान से देखना, इसका अगर 20% निकालोगे तो 25,000 का 20% पहले निकालोगे वो आएगा 5,000 माइनस 20% ऑफ X आया। यहाँ क्या आया आपका, सीधे सीधे 16.64% ऑफ X आया। ये कह क्या रहा है कि B को A से ज़्यादा मिला, कितना, वो भी दिया हुआ है 1336। मतलब इनका जो डिफरेंस है अगर मैं निकालूं तो यह है 5,000 माइनस 36.64% ऑफ X। ये डिफरेंस आ रहा है 1336, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 36.64% ऑफ X निकालो, ये इधर आ जाएगा। 5,000 में 1336 माइनस करोगे तो 3664 मिलेगा। X की वैल्यू क्लियरली कितनी हो गई मेरी, 100 के बाद 2 ज़ीरोस, क्योंकि 1% 100 हो गया, 100% आपका कितना हो गया 10,000। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर हियर। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको परेशान करना चाहिए, आप सीधा आंसर मार्क कर सकते हो। परसेंटेज के बेसिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, या कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। 8% CI मतलब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज 2 बार, आसानी से आंसर निकल आएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक सर्टेन सम पे 2 साल के लिए 756 है और सिंपल इंटरेस्ट आपका 720 है। कह रहा है इफ़ द सम इज़ इन्वेस्टेड सच दैट
SI is 900 and the number of years is equal to rate % per annum, find the rate %। समझते हैं क्या कह रहा है। पहले तो इसको देखो, ये कह रहा है कि जो SI है वो 720 है 2 साल का, CI 2 साल का कितना है 756। अब बताओ यहाँ से SI 1 साल का निकलेगा कि नहीं, 360 हाफ होगा। और जो पहले साल का SI होता है एनुअल कंपाउंडिंग में, कुछ नहीं दिया एनुअल कंपाउंडिंग है, वही पहले साल का CI भी होता है। तो CI के केस में अगर पहले साल का इंटरेस्ट मैंने ये देखा 360 है तो मैंने यहाँ ले लिया, पहले साल तो सेम ही होता है CI से ही, लेकिन ये टोटल वैल्यू 356 है। तो अगले साल मुझे कितना चाहिए आप बताओ, 360 है तो मुझे अगले साल चाहिए 396, तब जाके मुझे टोटल 756 मिलेगा। तो सेकेंड ईयर का जो CI है वो 396 है। आपको पता है इनके बीच में जो परसेंटेज चेंज है वो कितना है यहाँ पर 10%। तो ऑब्वियसली ये 10% क्या होगा, ऑब्वियसली ये 10% आपका रेट इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट जिस परसेंटेज से बढ़ता है वही रेट इंटरेस्ट होता है। तो ये हो गया, मुझे रेट परसेंटेज यहाँ पर मालूम चल गया। इससे मैं ये निकाल सकता हूँ कि मेरा प्रिंसिपल क्या है। 10% से अगर 360 मेरा इंटरेस्ट है तो मेरा प्रिंसिपल 3600 आ गया। अब देखिए अगर प्रिंसिपल 3600 3600 आ गया तो इसी सम को ये कह रहे हैं ऐसे इन्वेस्ट करो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट तो आपको मिले 900, तो 900 मिला तो मतलब ये परसेंटेज में कितना कहलाएगा 25% कहलाएगा। और ये कह रहे हैं कि ये R और T का जो परसेंटेज है यहाँ पर R और T जो है वो बराबर है, सेम है मैग्नीट्यूड में। तो इसका मतलब क्या होगा कि R और T का जो प्रोडक्ट है वो 25 है, जिसमें R और T आपस में बराबर है x और x के। तो x स्क्वायर 25 हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो अगर आपसे प्रतिशत दर पूछेंगे तो वो हो गया आपका 5%। बहुत ही आसान सवाल है। पहला काम रेट % निकाल के सम निकालना, उसी सम को इन्वेस्ट किया गया इस तरह से कि 900 रुपये का इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि टोटल का 25% है। कह रहे हैं अगर इस 25% में रेट और टाइम मैग्नीट्यूड में बराबर हो तो बताओ रेट % क्या है, 25 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए एक पर्सन है, उसने इन्वेस्ट किया एक अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पे 6% पर एनम से 900 रुपये इंटरेस्ट मिला 3 साल में। अब कह रहे हैं इंटरेस्ट को अगर कंपाउंड किया जाता हर साल तो उसे कितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता सेम अमाउंट पे, अगर सेम इंटरेस्ट रेट है 3 साल के बाद और उसी इंटरेस्ट को कंपाउंडिंग की जा रही है। आप मुझे बताओ 900 अगर इंटरेस्ट 3 साल का है तो SI जो है 1 साल का 300 होगा कि नहीं होगा। यस, तो SI अगर 1 साल का 300 होगा तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो 300 वैल्यू है ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी कहलाएगा। तो अगले साल की अगर मैं बात करने जाऊँ कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में तो इसके 6% लगेगा, राइट, 6% और लग जाएगा ना इस पर, क्योंकि 6% पे ही कंपाउंडिंग कर रहा है वो। सो एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स अगर टोटल 900 रुपये इंटरेस्ट मिला था सिंपल इंटरेस्ट, अब 6% के केस में पहले साल 300 हुआ तो अगले साल ये वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी 318। तो देखो यहाँ से 18 रुपये CI माइनस SI आ गया 2 ईयर्स का, 2 साल में 18 रुपये मेरे पास CI और SI आ गया। ठीक है, अब CI और SI अगर आप 3 ईयर्स का लिखने जाते हो केस, जब भी आप 3 ईयर्स का CI और SI लिखते हो 2 ईयर्स का आपको CI और SI का डिफरेंस मालूम है, राइट। सो आपको ये तो ध्यान होगा ना कि 6% का अगर रेट है तो वो 3.06 टाइम्स CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स बनाता है अल्टीमेटली। यही केस होता है ना कि CI माइनस SI 3 ईयर्स का 3 पॉइंट रेट इंटरेस्ट 06 CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स। तो ये 3.06 इंटू 18 बना देगा, तो ये 55.08 आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। ये बहुत ही सिंपल सा केस है, इसमें आपको कहीं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। CI माइनस SI फॉर 3 ईयर्स अपॉन CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स अगर आप लिखते हो तो ये जो है 3.06 इंटू CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स का केस बनता है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। अनु borrowed a sum of money and returned it in 3 equal quarterly installment of rupees this much. Find the sum borrowed if the rate of interest charge was 16% per annum compounded quarterly. Find also the total interest charge. अब देखो सवाल कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सम ऑफ मनी अनु ने बारो किया और उसको 3 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में दे दिया वापस। 3 इंस्टॉलमेंट है बट क्वार्टरली है, तो मुझे क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। यहाँ जो 16% इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, ये 1 ईयर का दिया हुआ है। 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं 4, ठीक है, क्योंकि एक क्वार्टर जो होता है आपका वो 3-3 महीने का होता है, 1 2 3 4 क्वार्टर्स होते हैं।
तो यहाँ पर एक क्वार्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4% हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अब देखिए जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो प्रोवाइडेड है। पूछ कर रहे हैं कि जो सम बोरो किया गया है, ठीक है, वो आपको ध्यान देना है। और क्वार्टरली कंपाउंडिंग वाला केस है यहाँ पर, एक चीज़ ये भी अंडरस्टैंड करनी है आपको, है ना। तो आप खुद बताओ कि जो अमाउंट फाइंड ऑल्सो द टोटल इंटरेस्ट चार्ज, और साथ ही साथ हमें जाना है कि सम बोरोड आप एक्स लगा लो। एक्स की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे मैंने लिखी। अब जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो तीनों इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मैं यहाँ लिखूँगा। एक की वैल्यू आपकी क्या होगी, जो भी आपने अमाउंट पे किया 17,576 इंटू 25/26। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ जाने में +4% मुझे देगा +1/25, यानी 26/25। तो जो t इक्वल टू 1 पे होगा उससे अगर मुझे t इक्वल टू 0 पे आना है तो मुझे 26/25 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर 25/26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक वैल्यू होगी t इक्वल टू 1 वाली वैल्यू को मैं यहाँ लिखूँ। अगर मैं t इक्वल टू 2 वाली वैल्यू को यहाँ पर लिखूँगा तो ये 17576 आ जाएगा इंटू 25/26 मुझे 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 जंप लगा रहा हूँ मैं। फिर देखो 17,576, तो t इक्वल टू 3 वाला यहाँ वापस लाऊंगा। t इक्वल टू 3 का मतलब है, आप समझ लेना कि तीसरा पीरियड जो है ये 25/26 मुझे करना पड़ेगा 3 बार, ठीक। अब देखो इसको कैलकुलेट करना ही हमारा काम है कि इसको कैलकुलेट किया जाए। तो कुछ नहीं करना है, डिवीज़न करना पड़ेगा। देखिए डिवाइड करते हैं। 26 ये आपका 17576 है, तो 26 टाइम्स 6 जाएंगे। 26 टाइम्स 6 कितना होता है आपका 156, ठीक है। 120 + 36, उसके बाद 19 आपके पास बाकी बचा, 19 7 बचा। तो कितने गुना जाओगे आप, 7 टाइम्स। 7 टाइम आपका कितना है 182, ठीक है। 6 टाइम लिखा हुआ, 7 टाइम जाने 26 जोड़ लो, 182 हुआ। सो उसके बाद आपका कितना बचा 15, साफ साफ दिख रहा है 676। सो आपका जो ये पहला पार्ट दिखा मुझे x इज इक्वल टू, ये देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये 676 इंटू 25 बाकी बचा। अब जो अगला पार्ट है देखिए उसमें ये आ रहा है पूरा, जो ये था ये तो है ही है, इसमें भी 25/26 से गुणा किया गया है। आप मुझे बताओ कि इसमें अगर आप 25/26 से गुणा करोगे तो ये तो 26 का स्क्वायर है। 26 का अगर ये स्क्वायर है तो एक 26 कैंसिल हो जाएगा और एक 25 आ जाएगा। तो ये तो आपका हो जाएगा 26 इंटू 25 स्क्वायर। फिर आगे जाओगे, अगली बार क्या कर रहा हूँ, ये तो है ही है, 25/26 और ला रहा हूँ, एक 26 जाएगा एक 25 आएगा, यानी ये 25 क्यूब बन गया। काफ़ी सिंपल सा कैलकुलेशन है एक्चुअली। अब देखो 2 तरीके हैं, या तो आपको अगर क्यूब मालूम है तो आप डायरेक्ट कर लो, या फिर आप यहाँ पर 25 कॉमन भी ले सकते हो। तो आपका बचेगा 676 + 25 इंटू 26 + 25 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 25 इंटू 676 प्लस 25 इंटू 26 आपको लिखना है, तो ये 650 हो जाता है। 25 स्क्वायर आपका 625 हो जाता है। तो देखिए सम निकालते हैं सीधे, 76 50 और 25 हो गया आपका 151, और ये 18 हो गया 1951 इंटू 25। सो 25 इंटू 1951 करते हैं, इसको हम लिखेंगे 100/4। ये अगर हो गया 100/4 तो इसको डिवाइड करेंगे, सो 4 से डिवाइड करेंगे तो 48 इंटू 4 आपका होता है 192, 3 बच जाएगा। सो 31/4 अगर निकालने गए हम तो ये अल्टीमेटली 775 आ जाएगा, 7.75, ठीक है, 15.5 डबल 31। सो देखो बी ऑप्शन करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी मुझे ये भी मैच करना है कि क्या इंटरेस्ट इतना ही है या नहीं है। 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, एक तो है कि कितना अमाउंट था इनिशियली और कितना इंटरेस्ट दिया उसने। तो आप बताओ 17,576 अगर किसी ने इंटरेस्ट पे किया है, सॉरी एक इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली पे किया 3 बार, तो इसका सम निकालते हैं कितना होगा, राइट। सो 175 इंटू 3 आप पहले सीधा सीधा कैलकुलेट कर लो, राइट। तो ये तो बहुत ही आसान है, ये वैल्यू आपकी आ गई 525 00 प्लस 76 इंटू 3 आपका हो गया 228। सो 52728 लिख दूँ।
52728 हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर मुझे निकालना है कि ये जो डिफरेंस है वो कितना है। तो देखिए यहाँ पर 2728 तो हो ही गया, साथ ही साथ यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका 225 और है, 225 और है, और 1000 और है, ठीक है। सो आपका साफ साफ दिख रहा है मुझे 3953, जो कि ये भी मैच कर रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको लग रहा होगा, बट मुश्किल नहीं है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, सही से करेंगे तो आसानी से आंसर जल्दी आएगा, कन्फ्यूज़न होगा नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन स्किल बेहतर होनी चाहिए आपकी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स इन ए पर्टिकुलर लोकेलिटी डिक्रीजेज बाय अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। इफ द करेंट पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स इज 29,160 and the ratio of decrease in population for second year and third year be 10:9, what is the population of vultures 3 years ago। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए आपको एक स्ट्रक्चर मालूम है कि हर साल जैसे इंटरेस्ट जो होता है ना, वो उसी परसेंटेज रेट से बढ़ता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिमिलरली अगर हम परसेंटेज डिक्रीज़ की बात करें, सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज़, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब वही है, सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज़ की बात कर रहा है यहाँ पर कि एनुअली ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स इन ए पर्टिकुलर लोकेलिटी डिक्रीजेज बाई सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। इफ द करेंट पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स इज 29,160 एंड द रेशियो ऑफ डिक्रीज फ्रॉम सेकेंड ईयर टू थर्ड ईयर इज 10:9, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स 3 years ago। देखिए जैसे आपने सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज में पढ़ रखा है कि जैसे ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट A1 A2 A3 है ना, तो ये R% से बढ़ते हैं जब हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। सेम चीज़ होती है अगर आपका परसेंटेज डिक्रीज़ हो रहा है ना, परसेंटेज डिक्रीज़, ये हर साल R% से डिक्रीज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट I1 I2 I3 और मैं बोलता हूँ कि यहाँ इंटरेस्ट भी R% से चेंज होता है, ऐसे ही यहाँ पर इस केस में भी जो आपका इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट कहने के बजाय मुझे कहना चाहिए जो डिक्रीज़ होता है, मैं उसको चलो D1 बोलता हूँ, डिक्रीज़ 1 डिक्रीज़ 2 डिक्रीज़ 3, जो हर साल डिक्रीज़ होता है ये भी -R% से कम होता रहता है हर साल, राइट, क्योंकि यहाँ डिक्रीज़ वाला केस है। सेम रिलेशनशिप है, एक में इंक्रीज़ की रिलेशनशिप है, एक में डिक्रीज़ की रिलेशनशिप है। वही कहानी यहाँ इन्होंने दी है कि जो आपका सेकेंड ईयर है और जो आपका थर्ड ईयर है, इसमें जो वल्चर की पॉपुलेशन है वो 10:9 हो गई, यानी 10 से 9 हो गई। आप मुझे बताओ अगर कोई चीज़ 10 से 9 हो जाती है तो वो 10% का डिक्रीज़ है कि नहीं है। यस, अगर वो 10% का डिक्रीज़ है तो हमें ये पता चल गया कि वल्चर की पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज़ हो रही है। मुझे ये मालूम चल गया कि वो 10% से डिक्रीज़ हो रही है। अब यहाँ पर ये दी है 29160, ये मुझे प्रोवाइडेड है, तो मुझे बताना है यहाँ कितना होगा। ठीक है, देखो 10% अगर आपने 3 बार डिक्रीज़ लिया है, इसका नेट आपको मालूम है कितना होता है, आप कैलकुलेट कर लो। 100 से चले 90 पहुँचे, 90 से चले 81 पहुँचे, 80 से चले 72.9 पहुँचे, राइट, ये होता है। आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पर तो ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये मिलेगा। नॉट 4 के बाद कुछ ज़ीरोज़ होंगे, बट अदरवाइज़ देखो ना 72 टाइम्स 4 आप करोगे, राइट, और 9 टाइम्स आप 4 करोगे, आपको यही वैल्यू मिलेगी 2916, 729 4 टाइम्स। ठीक करके देख लो, डबल कर दो, 1458 मिला, उसका डबल कर दो, 2916 मिला। ठीक है, मैं डेसिमल भूल रहा हूँ, तो अगर ये 4 टाइम्स हो रहा है तो ये नंबर भी 4 टाइम्स होना चाहिए, यानी यहाँ जो वैल्यू होगी वो 4 से शुरू होगी, उसके बाद ज़ीरोज़ होंगे, बस सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, आसान था, पैनिक नहीं होना है, आराम से करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन को फास्ट करिए आप, ऑब्जर्वेशन फास्ट करिए कि छोटी छोटी चीज़ों में आप जल्दी रिएक्ट कर पाएंगे, अच्छा यहाँ ऐसे होगा, ठीक है, फिर आपको दिक्कत आएगी नहीं, आप आराम से क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लेसन पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम।